नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपना आदर सत्कार अभिनंदन अपनी पार्टी के नेताओं से करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है सदन में। सड़क से लेकर और संसद तक लगातार वो इसको लेकर हंगामा कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी तक लिख दी है और आज इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं उन्होंने मिलकर विजय चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां पर सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि एसआईआर को लेकर हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं कराई जा रही है। और ये भी साफ साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का घेराव जो है वो किया जाएगा, मार्च जो है वो निकाला जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आई है। खबर यह है कि एडीआर की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, प्रशांत भूषण जो कि एडीआर के वकील हैं उनकी तरफ से। और ये कहा गया कि 65 लाख जो मतदाता बिहार के इलेक्टोरल रोल से जिनका नाम काट दिया गया है, और ये बताया नहीं गया है कि आखिर क्यों और किस वजह से इन लोगों को इनके अधिकार से वंचित किया गया है, इसका ब्यौरा दिया जाए। ये याचिका एडीआर ने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको लेकर चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। 12 अगस्त को इसको लेकर फिर सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि ये 65 लाख जो वोटर्स हैं जिनके नाम हटाए गए हैं, आखिर ये क्यों हटाए गए हैं, इनमें से कितनों की मृत्यु हो गई है, इनमें से कितनों का विस्थापन हो चुका है, इनमें से कितने वो वोटर्स थे या फिर जिनके वोटर आईडी बने हुए थे, जिनके एक नहीं दो दो जगह जिनके नाम थे। अब ये पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो चुनाव आयोग को देना होगा हलफनामा दाखिल करके। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग से कहा है। एडीआर ने जो ये याचिका लगाई थी उसको लेकर, क्योंकि लगातार इसको लेकर हंगामा है कि लगभग 8 करोड़ के जो मतदाता हैं बिहार में, उनमें से 65 लाख के नाम जो हैं वो काट दिए गए हैं। अब आप देखिए एसआईआर की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें एंटरटेनमेंट की कोई कमी आपको नहीं नजर आएगी। खैर मैं ये मजाक कर रही थी, लेकिन ये बेहद गंभीर है, क्योंकि वोट करना हर एक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और वो अधिकार एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए दिया नहीं जा रहा है बल्कि लिया जा रहा है। और ये साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया है ये दरअसल वोट बंदी है। मैं आपको एक हास्यास्पद चीज आज दिखाना चाहूंगी। आपने इससे पहले देखा होगा कि कुत्ता जी का बना दिया गया था निवास प्रमाण पत्र, और अब डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया है बाकायदा तौर पर, जहां उनके माताजी का नाम लिखा हुआ है, उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और उनको समस्तीपुर का निवासी जो है बताया गया है। मैं चाहूंगी कि वो ट्वीट जो पवन खेड़ा ने किया है उसको दिखाएं यहाँ पर, और देखें आप कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो निवास प्रमाण पत्र है वो बना दिया गया है। देखिए आप यहाँ पर कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया है। उनको बाकायदा तौर पर समस्तीपुर का निवासी बनाया गया है, उनकी पिक्चर भी लगाई गई है, देख लीजिए आप। और डिटेल्स भी आप गौर से पढ़ लीजिए कि क्या क्या डिटेल्स जो हैं वो इसमें यहाँ पर लिखी गई हैं। मोबाइल नंबर भी आप गौर से देखिएगा, 8 और उसके बाद 90 उसमें लगाए गए हैं। ये मजाक किया जा रहा है बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर, जिसको लेकर चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि ये फुल प्रूफ फ्री एंड फेयर प्रक्रिया है, जो एक तरह से मजाक बनती जा रही है। और यही नहीं, मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ कि कैसे कुत्ता जी के बाद डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद आप ये देखिए भगवान राम, माता सीता और एक कौवे का नाम भी इसमें शामिल कर लिया गया है। उनके भी इसी तरह के प्रमाण पत्र जो हैं बनाए गए हैं। बाकायदा तौर पर भगवान राम जो है, जो उनका प्रमाण पत्र बनाया गया है उसमें उनकी तस्वीर है और उनकी माता का नाम भी उसमें लिखा हुआ है। पिताजी का नाम राजा दशरथ और माता का नाम जो है माँ कौशल्या उसमें लिखा गया है। उनको अयोध्या का निवासी जो है वो बताया गया है। अब आप ये सोचिए कि कहाँ हो रहा है एसआईआर, बिहार में, और उनको निवासी दिखाया जा रहा है कहाँ का,
अयोध्या का, और ये तमाम प्रमाण पत्र जो है ये एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो है ये बनाए गए हैं। आप सोचिए कि क्या हो रहा है एसआईआर की प्रक्रिया के नाम पर। और बिहार जो कि कितना महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की का आगे क्या होने जा रहा है, वो अपने पद पर बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, ये सब भी डिसाइड होना है। मरे हुए लोगों का वो प्रमाण पत्र जो है वो बनाया जा रहा है। गिरिराज सिंह जो कि मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जिनके अंतिम संस्कार में गए थे उन तक का प्रमाण पत्र जो है, वोटर आईडी जो है वो बना दिया गया है। अब आप सोचिए कि क्या कुछ हो रहा है एसआईआर के नाम पर बिहार में। यही वजह है कि लगातार विपक्षी पार्टियां सड़क से लेकर संसद तक उनका हंगामा है। इस पूरी प्रक्रिया को वो ये बता रही हैं कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत है। ये एक साठगांठ है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को बिना लड़े ही उसको जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने जा रहा है। मोर्चा खोल दिया है यहाँ पर विपक्ष ने, खासतौर पर राहुल गांधी ने। राहुल गांधी आपको पता ही है कि जो उनका कार्यक्रम था बेंगलुरु का, वो 7 तारीख को होने जा रहा है और आगे फिर वो चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वो बड़ा एटम बॉम्ब की तरह, उन्होंने कहा कि उनके पास प्रूफ है जो वो फोड़ने जा रहे हैं, जो वो बताने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, यही वजह है कि नरेंद्र मोदी लगातार, आप ये देखिए कि वो अपना अभिनंदन सत्कार एनडीए के एमपीज के तरफ से तो करते हुए वो नजर अपने आप को ही करवाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अहम मुद्दों पर जहां संसद में चर्चा होनी चाहिए वहां से वो पूरी तरीके से नदारद है। यहां तक कि वो राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर भी नहीं बोले। अब ये बताया जा रहा है कि वो एससीओ समिट में शामिल होने के लिए 7 साल के बाद चाइना जाने वाले हैं। इस सब के बीच जो न्यायपालिका को लेकर जिस तरह आ रही हैं वो भी बहुत चौंकाने वाली हैं और वो भी बहुत परेशान करने वाली हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, डिटेल से बताऊंगी, और क्यों लोगों का भरोसा लगातार जो न्याय प्रणाली है उससे उठता जा रहा है, क्यों जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर से कैसे लोगों का भरोसा पूरी तरीके से उठता जा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप प्रियंका गांधी को सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो। वोट चोर गद्दी छोड़ कर रहे हैं, देखिए। वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। सरकार सुन नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है, जवाब दो, जवाब डिस्कशन करने दो। को तैयार नहीं है। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? बंद करो, बंद करो। It's a very simple thing. We are only asking for a discussion. It's very easy for them to resolve within 5 minutes. They should discuss it. What is the harm? Our viewpoint will come, their viewpoint will come, it will be over. So that was तो आपने सुन लिया प्रियंका गांधी को। उन्होंने कहा है कि कमजोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, ना ट्रंप का सामना कर पा रहे हैं, ना ही संसद में आ पा रहे हैं। इतने कमजोर हो गए हैं प्रधानमंत्री, किसी चीज पर जवाब भी वो नहीं दे रहे हैं। हमारी सिंपल सी ये एक मांग है कि आप आए और संसद में आए और एसआईआर के इस पूरे मुद्दे पर बहस हो और यहाँ पर आप जवाब दें। लेकिन मोदी जी के जो है हाथ पूरी तरीके से अडानी ने बांध दिए हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट में आपको दिखाना चाहूंगी, और यहाँ पर पूरी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। उसका सीधे सीधे ताल्लुक जो है वो अडानी से है, जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन उनको लेकर चल रहा है, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि अडानी ने मोदी के हाथ जो है वो एक तरह से बांध दिए हैं। आप ये ट्वीट जो है वो देख सकते हैं, जिसपे लिखा है उन्होंने, इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड द रीजन पीएम मोदी कैन नॉट स्टैंड अप टू प्रेसिडेंट ट्रम्प डिस्पाइट हिज रिपीटेड थ्रेट्स in the ongoing US investigation into अडानी। यानी कि सीधे तौर पर कहना है कि इसलिए नहीं वो उठ रहे हैं क्योंकि अडानी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अडानी ने एक तरह से मोदी जी के हाथ जो है वो बांध दिए हैं। तो एक बड़ा प्रहार राहुल गांधी ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी पर कहा है, और सीधे तौर पर जो पहले से ही कहते आए हैं कि अडानी और नरेंद्र मोदी की पूरी साठगांठ है, और ट्रंप के मामले पर इसलिए लब नहीं खोल रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पर इसमें अडानी के इंटरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। इन अनदर न्यूज जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, और क्यों मैं कह रही हूं कि न्यायपालिका से लोगों का विश्वास जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है या खत्म होता जा रहा है।
बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं आरती साठे, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। सोचिए आप जरा कि अब वो वहां पर जज की कुर्सी पर बैठकर किस तरह का न्याय वो करती हुई आपको नजर आएंगी, किस तरह से वो न्याय करेंगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो प्रवक्ता रही हैं, तो आप देखिए कि उन्होंने यहाँ अब वो जज की कुर्सी पर बैठेंगी, लेकिन उससे पहले आपने देखा है कि जो जज की कुर्सी पर बैठे उन्होंने बाद में कैसे बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नायब सिंह सैनी है, आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन उनके साथ बगल में जो खड़े हुए हैं वो है जस्टिस सूर्यकांत। जो एसआईआर की जो पूरी जो अभी मामला चल रहा है उसमें जो जजों की जो पीठ जो बनी है उसमें जस्टिस सूर्यकांत भी हैं और जस्टिस सूर्यकांत आने वाले सीजेआई भी हैं। और उनकी तस्वीर किसके साथ है? उनकी तस्वीर है नायब सिंह सैनी के साथ। और भी लोग हैं, मैं यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन आप ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत जो है नायब सिंह सैनी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। आखिर इसकी जरूरत उनको क्या पड़ी है ये तो खैर वही बता सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था चंद्रचूड़ जो है वो कैसे नरेंद्र मोदी के साथ आरती करते हुए नजर आए थे और नरेंद्र मोदी उनके घर पर गए थे, वो भी हमने देखा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे थे वो जस्टिस दत्ता की जो है वो तस्वीर है। वही दत्ता जी जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर ये कहा था कि आप जो है अगर सच्चे देशभक्त होते तो आप इस तरह के सवाल नहीं उठाते। वो आप देखिए किसके साथ नजर आ रहे हैं, आप एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ वो नजर आ रहे हैं। तो जो पूरी की पूरी न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, उसको लेकर लगातार लोगों का विश्वास जो है वो कम होता जा रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां लोग ये देखते हैं कि अच्छा ये जज साहब हैं, ये अब सुनवाई करने जा रहे हैं, तो अपने केस तक को विड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह के भी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं। अब बीजेपी की प्रवक्ता रही वो अगर जज बनेंगी तो आप सोचिए कि वो किस तरह से न्याय करेंगे। और दूसरा, चुनाव आयोग जिसको वो पूरे देश में कराने की जिम्मेदारी है, फेयर, और उसकी जिम्मेदारी है कि एक भी शख्स अपने इस महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित ना रह जाए। वो आप देखिए क्या करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष सीधे तौर पर ये कह रहा है कि कैसे और क्या क्या मजाक जो है वो एसआईआर के नाम पर हो रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसमें आप देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ टाला जा रहा है एक के बाद एक। लेकिन एडीआर ने जो आज जो सुनवाई हुई और एडीआर ने जिस तरह की याचिका लगाई है, अब चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना होगा। आज इसी पर मैं चर्चा करूंगी, इसी पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। अरुण अग्रवाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जाना माना चेहरा है, बहुत बेबाकी से इन तमाम मुद्दों पर वो अपनी बातों को रखते हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जी हैं। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट अमरीश मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए। अमरीश जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अरुण जी शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, एडीआर और उसके बाद जो पूरी की पूरी न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बीजेपी की प्रवक्ता रही अब बॉम्बे हाई कोर्ट की जज होंगी, इस सब पर आपकी मेरी प्रतिक्रिया। लेकिन सबसे पहले जो 65 लाख वोटर्स का ब्यौरा मांगने के लिए जो हलफनामे के लिए कहा गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार बुशरा जी, मैं इसको इसलिए इस तरह से देख रहा हूं कि ये पूरा एसआईआर इसीलिए लाया गया है कि ये जो पिछली धांधली कर रहे थे उस पर जो है पूरा ये पर्दा डाल सके, और इसीलिए ये पूरे व्यापक रूप में पूरे देश में ला रहे हैं। इनका एक ही ये है कि जो पिछला जो इलेक्टरल रोल बना जो कि 6 जनवरी से इफेक्टिव था, और जो सर्वे कहने को तो ये इंटेंस सर्वे है, वो असल में इंटेंस सर्वे था, और ये जो है ये फर्जी समरी सर्वे है। तो वो डेटा लोग कंपेयर नहीं कर सके और उस मतदाता सूची को वो जो है कूड़ेदान में फेंक दे और वो लोगों के हाथ नहीं लगे। एक बहुत बड़ी बात जो राहुल गांधी ने उस दिन कही कि ये जो मतदाता सूची देते थे, न इसकी फोटोकॉपी आप बना सकते हैं और न इसको आप जो है स्कैन कर सकते हैं। अब आप सोचिए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है एकदम चुप, एक शब्द नहीं बोल रहा है। नहीं तो हर चीज के ऊपर जो है उल्टा राहुल गांधी के ऊपर ये चढ़े रहते थे। अरे अगर तुमको बेईमानी तुम्हारे मन में नहीं थी
और बेईमानी अगर तुम नहीं कर रहे थे तो क्या तो तुम वो जो सूची जो मार्केट में या जो तुम विपक्ष वाले को जो तुम मतदाता सूची देते हो वो तो कम से कम फोटो स्टैट करने में तुम्हें क्या दिक्कत है, या उसको जो है स्कैन करने में, तो जानबूझ के तुमने नहीं दिया। और जब मांगा गया कि हमको एक पीडीएफ फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दीजिए तो वो भी देने से बंद कर दिया, मना कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो है इसमें गोलमाल कर रहे थे वोटर को ऐड करके और हटा के। अभी आप लोग देखिए, जो लोग बात नहीं समझ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 65 लाख वोट गायब है। जो अभी सूची आई है उसमें बहुत सारे जो है डुप्लीकेट नाम है, जबकि इनके पास सॉफ्टवेयर है। कल ही मैं देख रहा था एक काफी अच्छे मतलब यूट्यूब पे वो अपना ही केस बता रहे थे, वो भी बेगूसराय के हैं, मैं उनका नाम और वो बता रहे थे कि कैसा उनका जो है 2 जगह 3 जगह नाम है। तो ये 65 जो है वो नेट डिलीशन है। जो अभी मतदाता सूची है उसमें बहुत सारे वोट जो है लाखों वोट ऐड किए हुए हैं। आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर मान ले आपने 30 लाख वोट ऐड कर दिए और 95 लाख वोट आपने काट दिए, तो आप तो नेट कहेंगे ना कि केवल 65 लाख वोट गए, लेकिन आपने गड़बड़ कितने का किया है? 95 लाख का। ये डेटा ये जानबूझ के नहीं दे रहे हैं। और मेरे पास वो पिटीशन की प्रतिलिपि है जो इन्होंने फाइल की है, जिस पर कि इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि आप सैटरडे तक उसका जो है रिस्पॉन्स दीजिए। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 65 लाख लोग हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जो है परमानेंटली शिफ्ट कर गए और कुछ लोग डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट तो वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि इनके पास सॉफ्टवेयर है, आज से नहीं 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। और जो नॉन ट्रेसेबल है, इसका हमको एपिक नंबर और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज और बूथ वाइज आप हमको डिटेल दीजिए कि हम कंपेयर कर सके। यही डेटा वो नहीं चाहते हैं क्योंकि ये जो है इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। माने ये बहुत छोटे, तो फंस गया है चुनाव आयोग। हाँ, फंस गया है चुनाव आयोग अरुण जी। हाँ, अगर ये अभी फंसा नहीं है, अभी देखिए तो कभी कहानी बहुत लंबी है, तो ना ये कभी। और दूसरा उन्होंने कहा कि इनुमरेशन फॉर्म जो है डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू पब्लिश assembly wise, booth wise, part booth wise list of electors on draft electoral rolls published where enumeration forms have been marked as not recommended. अब वहां पर बीएलए और ईआरओ बैठे हुए हैं, पन्ना प्रमुख जिसको कि हम बीएलए कहते हैं, और उसके साथ मिलके कह दिया कि ये इनुमरेशन फॉर्म को जो है तुम इसको अलाउ मत करो, तो मार्क कर दो नॉट रिकमेंडेड। अब ये कौन लोग हैं इसकी भी तो लिस्ट दो, आप समझ रहे? तो ये दो इनकी अहम प्रेयर है। और इनका जो ये चोरी का मकसद था, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, जो आपने तस्वीर दिखाई अभी जस्टिस सूर्यकांत के यहाँ, वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक बात आप समझ लीजिए कि बैकग्राउंड में कल भी एक यूट्यूबर ने जो उनकी शिकायत उनके खिलाफ हुई थी और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज ए.के. मित्तल ने इनका नाम रेकमेंड करने से मना कर दिया क्योंकि उसमें बड़े ग्रेव चार्जेस थे, और वो ग्रेव चार्जेस की जो क्या कहते हैं चाबी है वो हरियाणा में है, क्योंकि वो उसमें बेनामी लैंड भी दिखाया गया है और एसेट उनके 100 करोड़ के दिखाए गए हैं। तो इसलिए हो सकता है कि अभी चूंकि ये सब बातें जो है, जब ये अपना ऑर्डर, इनके ऊपर जो है लोगों का विश्वास कब उठ गया, जब इन्होंने चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो पिटीशन इतने दिन से पेंडिंग था उसको उन्होंने डिसाइड नहीं किया और ये कहा कि अगर उसका चुनाव आयोग का अगर अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो, और ये बोल के फरवरी का जो पिटीशन है आज तक नहीं सुना। तो इनकी अब तो देखिए जिस तरह से सरकार कर रही है, अपॉइंट कर रही है,
इनका इन्होंने सरकार ने 10 महीने तक इनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश नहीं बनाया। इनका रिकमेंडेशन जो हुआ था वो 10 जनवरी 2019 को हुआ था और 3 अक्टूबर जिस दिन गोगोई को अपॉइंट किया गया तब तक जो है सरकार ने नहीं अपॉइंट किया। और जब चीफ जस्टिस से ये सुप्रीम कोर्ट में गोगोई ने रेकमेंड किया तो तुरंत कर दिया। तो सवाल उठता है कि क्या सरकार ये पीछे से बार्गेनिंग करती है जिन लोगों का नाम जाता है कि भैया तुम हमारे साथ अगर रहोगे पहले तो हम रेकमेंड नहीं करेंगे और अगर तुम हमारे फेवर में रहोगे तब हम तुमको जज बनाएंगे। ये जो सरकार जो जिस तरह से अपने हाथ में लिया हुआ है नहीं नोटिफाई करने का, तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्लस वो जितने करप्शन के केसेस हैं उस पर कभी कोई इंक्वायरी उनके ऊपर था उस जस्टिस गोयल के हिसाब से कि 8 ऐसे थे केसेस नारकोटिक्स के जिसमें कि बेल दिया गया पैसे लेके उनके रिश्तेदार को, ये एलिगेशन था। और उस पर जस्टिस गोयल ने ये कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि पैसा लिया गया कि नहीं लिया गया, बट ऑर्डर्स आर नॉट साउंड। मतलब ये कौन से 8 ऑर्डर थे? तो अब क्या होगा? अभी आपने जैसे बॉम्बे में देखा, पहले होते तो लोग कहते कि भाई होता है, जैसे मतलब कि जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, मिनिस्टर रहे थे, लेफ्ट के थे, लेकिन अब तो वो कृष्णा कैलिबर तो हिंदुस्तान से कब से उड़ गया। कोई भी जज उस कैलिबर का नहीं है, वेरी रेयर। और ये जो अभी अपॉइंटेड हुई है ये तो सरासर मतलब कि, और ये देखिए कॉलेजियम तक से उसको निकल गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, देखिए हम ये नहीं कहते कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये हो सकता है कि सही निकले, लेकिन जब आपके पास चॉइस है, आपके पास अगर 25 आदमी हैं और उसमें से आप किसी को भी चुन सकते हैं जो एलिजिबल है, और उसमें आप एक आदमी को चुनते हैं जो कि पार्टी का स्पोक्सपर्सन रह चुका है, तो आप मतलब कि ये एक संकेत दे रहे हैं कि और सरकार का वो पुराना जमाना नहीं था कि आपने जो नाम भेजे वो सरकार मान लेती थी और उसको कर देती थी, उस पर बैठती नहीं थी जैसे वे बनाया हुआ है। तो आप अगर उसके ऊपर बैठते हैं और सरकार के, तो इसका मतलब ये और कि पहले ही से बार्गेनिंग हो रही है। जैसे चंद्रचूड़ कहते थे, मुरलीधर जो कि सबसे बढ़िया जज माने जाते थे, जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट में इतने दिन चीफ जस्टिस, अरे रिकमेंड करेंगे तो सरकार नहीं उसको ये करेंगे। तो एक तो वीटो आप लगा रहे हैं, सरकार क्या सोचती है, ऊपर से सरकार से आप बार्गेनिंग कर रहे हैं। सरकार कहती है कि 2 बंदे लगाओ तो 2 बंदे हम तुम्हारे उसको पास करेंगे। ये बार्गेनिंग में ये सब लोग आ रहे हैं। तो हम लोगों को जो उम्मीद थी। अरुण जी, एक सवाल मैं जो आपसे पूछना चाह रही थी वो ये कि अगर लोग किसी केस की अगर सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें लोग ये देखें कि कौन कौन जजेस हैं जो इसकी सुनवाई करने जा रहे हैं और उसके हिसाब से वो अपना मन बना लें कि भाई ये ऐसा फैसला आएगा और ऐसा फैसला नहीं आएगा। जस्टिस बेला जो हैं उनका एग्जाम्पल भी है हमारे सामने। अभी जस्टिस दत्ता ने जिस तरह के कमेंट किए वो भी हमारे सामने हैं। हमने देखा था कि कैसे बंगाल में कैसे वो जज थे और फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद दूसरे भी हमने देखा है सीजेआई तक कि कैसे एक पार्टी के साथ उनके किस तरह के रिश्ते थे और फिर उनको क्या इनाम मिला। तो ये कितना खतरनाक आप एक लोकतंत्र के लिए इसको मान रहे हैं, जहां एक तरफ चुनाव आयोग पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और दूसरी तरफ जुडिशरी, यानी कि 2 बड़े पिलर्स जो हैं उनके ऊपर इंडिपेंडेंट, जिनको लगता है कि सरकारों सबसे परे है ये चीज। तो आप ये समझिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी सरकार चुन रही है, उसमें जो है वो इंटरफेयर हस्तक्षेप करके वो ये डिसाइड करती है कि किसका नाम हम जो है नोटिफाई करेंगे और किस नाम के ऊपर हम बैठ जाएंगे और उसको हम नहीं नोटिफाई करेंगे। तो एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज के और हाई कोर्ट के जज के अंदर में इंटरफियर कर रही है, और चुनाव आयोग तो अपना पिट्ठू बना ही रही है और उसको सुप्रीम कोर्ट बनने दे रहा है। तो जब आपको जो बचाने वाला है वो बचाने वाला भी अगर जो है सरकार से मिल जाएगा
और या ऐसा लगेगा लोगों को कि मिल गया है, तो फिर तो वही हालत होगी कमिटेड जुडिशरी की जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, कुछ हद तक पाकिस्तान में तो कम, या हम जो ऐसे अमेरिका में जानते हैं कि ये 9 जजों में ये 6 जज जो है रिपब्लिकन के हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुआ है, वहाँ कम से कम जो है उनका वो मालूम है कि ये न्यूट्रल अपॉइंटमेंट नहीं है। यहाँ तो न्यूट्रल अपॉइंटमेंट क्या, न्यूट्रल के नाम पर जो है आप जो जस्टिस दत्ता ने कहा, मैं यही कहता हूँ, उनकी ये मानसिकता थी कि ये राहुल गांधी जो है ही इज लाइक कुछ नहीं है, ये पप्पू है, इनके बारे में हम जो भी बोल देंगे अनाप शनाप वो चल जाएगा, और वो दिखाता है कि इनकी पॉलिटिकल लीडिंग है। अगर जो उन्होंने उसके अंदर में जो लोगों को क्या कहते हैं सरमन दिया और उनको ये कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो वो खुद ही तो देखें कि फोटो इनको नहीं खिंचवानी चाहिए, तो क्यों जाके वहां फोटो खिंचवाए। और उन दोनों के साथ जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है सत्ता के ऊपर चंद्रचूड के जजमेंट के कारण, और उसके बाद रिगिंग के कारण चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो आज अगर ये दोनों वहां पर अपने उसमें हैं, फडणवीस और शिंदे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के बेईमानी के कारण है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया होता तो वो नहीं होते, और उन्हीं के साथ जाके ही अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारी न्यायालय की जो है न्यूट्रलिटी में जो है धब्बा है, और उससे जो है इनकी शाख गिरती ही जा रही है, और रोज कुछ ना कुछ ऐसा काम हो रहा है। जैसे आज ही था, तो हो सकता है बुला के कहते कि भैया कल तक बताओ, ये तो नेचुरल है। इन्होंने एक और चालाकी की है, ये इतने बड़े बेईमान हैं कि इनकी बेईमानी की आप वो सीमा नहीं निकाल सकते। इन्होंने क्या किया कि पकड़ा जाएंगे, तो अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बूथ बदल दी, मतलब कि आपका बहुत होलसेल ये काम हुआ है। अगर आपका बूथ नंबर 304 था तो आपका वो चला जाएगा 307 में, 305 में। ज्यादा की जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आप लाइक टू लाइक नहीं कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि जो वोट बूथ वाइज जैसे इन्होंने मांगा है, तो जो मेरा पहले एक बूथ में था अब वो दूसरे बूथ में चला गया, लिस्ट भी बदल गई। तो ये हर तरह से चुनाव आयोग जो है बेईमानी पर उतरा हुआ है, पकड़ा गया है, अब उसको कवर अप कर रहा है। SIR इज नथिंग बट अ कवर अप, जो कि ये करते आए थे फॉर्म 6 और 7 वोटर एडिशन डिलीशन, उससे जो है ये करने को, ये बचने को कर रहे हैं। और चुनाव आयोग जो है ऐसी चुप्पी, एक बार भी तो बोलता कि क्यों तुम ऐसे कागज दे रहे हो विच इज स्कैन प्रूफ एंड फोटोस्टैट प्रूफ, क्यों ऐसा तुमने किया। इसका आज तक इतने दिन हो गए जब उन्होंने कहा, एक शब्द नहीं बोला तीनों के तीनों चुनाव आयोगों ने। तो ये हाल है ये देश का। किसी को भी इनके ऊपर कम से कम जो लोग बेईमानी से जीत रहे हैं उनको छोड़ के किसी को भी चुनाव आयोग के ऊपर अब विश्वास नहीं है। और जिस तरह से जुडिशरी में तस्वीरें आ रही हैं और रहे हैं, उसका भी जो है, जो क्या कहते हैं न्यूट्रलिटी में जो लोगों को कॉन्फिडेंस थी, वो भी धीरे धीरे गिर रही है। जी बिल्कुल, आप दो सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन, दोनों में ही लोगों का विश्वास जो है वो खत्म हो रहा है। अरुण जी, शुक्रिया आपका, मुझे पता है आपको जाना है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मैं अब सिद्धार्थ जी और अमरीश जी के साथ जो है, जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। मैं अमरीश जी और अब सिद्धार्थ जी के साथ में कंटिन्यू करूंगी। सिद्धार्थ जी आपके पास मैं आऊंगी क्विक कमेंट के लिए, फिर अमरीश जी आपके पास मैं आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी, अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का वो बना दिया गया है निवास प्रमाण पत्र, उससे पहले कुत्ता जी का बनाया गया था, भगवान राम का बनाया गया है, माता सीता का बना दिया गया है, और एक कौवे तक का बना दिया गया है। ये पूरी की पूरी जो SIR प्रक्रिया है, क्या अपने आप में ही एक बड़ा मजाक नहीं बन गई है? और जब इस तरह के प्रमाण सामने आ रहे हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का रवैया है इसकी पूरी सुनवाई को लेकर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और मैं चाहूंगी आप उस पर भी टिप्पणी करें, जिस तरह से जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन रही हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट की जज हैं, जो तस्वीरें मैंने दिखाई वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, कैसे देख रहे हैं आप इस सब को? और फिर आम लोगों का विश्वास इन इंस्टीट्यूशन से जाहिर सी बात है पूरी तरीके से हट जाएगा, कमजोर तो पहले ही हो गया है। जी
जब आपने दिखाया वो कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप जी का निवास प्रमाण पत्र बिहार में, तो मैं सोचने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करेंगे। मूलतः डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं अपना कहीं से कागज भेजा होगा वाशिंगटन से, तो भारत में ही ये हुआ होगा। तो मुझे समझ में आया, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को टाइट करने का मोदी जी का एक नया मास्टर स्ट्रोक है। माय फ्रेंड डोनाल्ड को बिहार से महाराष्ट्र भेजा जाएगा और बाकी मनसे के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में संभाल लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि हम सलट नहीं पा रहे हैं हमारे प्रधान जी, तो किसी कैसे सलटे, तो उनको पहले निवास प्रमाण पत्र बना दो बिहार में, उसके बाद उनको भेज दो महाराष्ट्र, बाकी महाराष्ट्र में मनसे के कार्यकर्ता उनको संभाल देंगे। तो लगता है यही है। तो देखिए ये अपने आप में प्रमाण है, ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र बिहार का, कि ये केचुआ की जो ये बेसिर पैर की चाल है बिहार में, ये पूरी तरह से असंवैधानिक भी है, असंभव है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिहार के निवासी, वो भी समस्तीपुर के निवासी हो ही नहीं सकते। और ये कागज अगर बन गया है, इसका मतलब ये है कि ये केंचुआ की जो ये चाल है बिहार में, एसआईआर नाम की, जिसे मैं बेसिर पैर की चाल बोलता हूँ, ये पूरी तरह से अपने आप में ये बता रहा है कि असंवैधानिक भी है और असंभव भी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन वाले समस्तीपुर के नागरिक बन नहीं सकते, बन गए हैं, आपका कागज दिखा रहा है, इसका मतलब एक असंभव काम किया है। तो ये असंभव काम क्यों किया, मेरे ख्याल से अब अरुण जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया। उस चीज को मैं उसी विषय वही रहेगा, उसको अलग ढंग से बता दूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को ये एहसास हो गया कि इस देश के 140 करोड़ में से केवल 115 करोड़ मतदाता भाजपा को वोट नहीं करते हैं। भाजपा अब अल्पमत में है, भाजपा अब लोकप्रिय नहीं है। तो अब अगर लोकप्रिय नहीं है तो क्या करेंगे, तो लोकप्रिय नहीं है तो उन्होंने पहले कोशिश की। देखिए पिछले बार जब इनको 300 सीटें आई थी, तब उन्होंने कोशिश की कि जैसे ऑपोजिशन के विपक्ष के लोगों को बाउंसर मार मार के रिटायर्ड हट कर दो। कभी उन्होंने हेमंत सोरेन को रिटायर्ड हट कर दिया, कभी उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता छीन के उनको रिटायर्ड हट कर दिया, कभी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के रिटायर्ड हट कर दिया। लेकिन इस बार क्योंकि वो खुद 240 पर हैं, इसीलिए वो रिटायर्ड हर्ट नहीं कर सकते। अब उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि चलो अब हम बैट्समैन को आउट रिटायर्ड हर्ट नहीं कर सकते, चलो अंपायर को ही अपना आदमी बना लेते हैं। एक अंपायर ऐसा रखते हैं जो कि मैं जैसा चाहूं वैसा निर्णय देना शुरू करे। और ये चीज अब होने लगी है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो रहा है कि इतना बड़ा एक असंवैधानिक काम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस पर किसी तरह का क्या कहते हैं, पूरी तरह से ढंग से अगर रोक नहीं लगाया। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा है ये कार्यक्रम, डीबी लाइव नहीं देख रहा है क्या, जिसमें दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बिहार के निवासी हैं? तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी अगर कहेगा कि इतने फलाने तारीख को इसकी सुनवाई होगी, क्या सुनवाई करेंगे? ये सुनवाई का लायक चीज कहाँ है? इसको तो अभी तक खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन अगर खत्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं अंपायर में मैच फिक्सिंग, अंपायर को अपना बनाया जा रहा है। जैसे आपने दूसरा सवाल किया कि कोई भाजपा की प्रवक्ता हैं, उनको क्या कहते हैं, हाईकोर्ट का जज बनाने का रिकमेंडेशन, वैसी नियुक्ति की सिफारिश आई है। तो इसका मतलब यह है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं शुभमन गिल और क्या कहते हैं जसप्रीत बुमराह को भी भारत के आईसीसी के चेयरमैन जयशाह जी कहे कि आप हट जाइए, हमारे भाजपा के पन्ना प्रमुख के 2 बच्चे हैं, उनको खेलना है। तो अगर हाईकोर्ट में आप अपने लोगों को क्या कहते हैं जज बना सकते हैं, तो इंडियन क्रिकेट टीम में फिर शुभमन गिल की क्या जरूरत है? फिर तो वहां पर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के बेटों को लगाइए ना, क्रिकेट तो हर जगह खेला जाता है। तो मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह को भारतीय क्रिकेट टीम से विदाई ना लेनी पड़ जाए, उनके जगह पर भारतीय क्रिकेट टीम में अब भाजपा के पन्ना प्रमुख के बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू करें। तो इस तरह की अगर आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि देखिए अंपायर को, देखिए एक होता है मैच खेलना, मैच आप कैसे भी खेलिए, लेकिन आप अगर अंपायर बदल रहे हैं तो सच में पूछिए, तो ये जो आपने बताया किसी एक प्रवक्ता को हाईकोर्ट की नियुक्ति की सिफारिश करने का, तो ये देखिए न्याय और अपनत्व ना अपने आप में विरोधाभासी विषय होते हैं। न्याय अलग होता है, अपनत्व अलग होता है। इसीलिए क्रिकेट तक में न्यूट्रल अंपायर रखा जाता है। इंडिया और इंग्लैंड खेलता है मैच, तो न तो इंडिया का अंपायर होता है, न तो इंग्लैंड का अंपायर होता है। आप अंपायर ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का बाहर से लाते हैं। ऐसे में न्यायपालिका में अपनों को नियुक्त करना, ये अपने आप में बताता है कि भाजपा के अंदर कितनी हताशा है। मैच हारने का इतना डर है कि वो अब अंपायर बदलने पर विवश हो गए हैं।
आप तभी अंपायर बदलने पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इनकी थू-थू होगी, पूरी जगहसाई होगी। अच्छा लगता है क्या कि कहीं पर भी भाजपा के खुद के किसी कार्यकर्ता को पूछिए कि अरे भैया सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना था, तुमको प्रवक्ता छोड़ के कोई दूसरा आदमी नहीं मिला, तो वो भी बेचारा जवाब देने में मुश्किल उसको भी हो जाएगी। इसके बावजूद अगर जिसको बिहार में थेथराई कहा जाता है, जिसको बिहार में बोला जाता है कि हम जिद करेंगे और आपकी बात नहीं मानेंगे और हमारी बेइज्जती भी होगी तो हम बेशर्मी से इस काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इतनी बेशर्मी भाजपा क्यों दिखा रही है? इसका मतलब ही है अगर आपको अंपायर बदलने का इतना मैच खेलने से ज्यादा अगर आप अंपायर बदलने पर आपका अगर आग्रह आ गया है और आप अंपायर बदलने की बात कर रहे हो, इसका मतलब ही है कि आपको हार की हताशा अभी से बिल्कुल स्पष्ट है। आपको पता है कि हार अवश्यंभावी है, इसीलिए अब क्रिकेट खेल के ये मैच नहीं जीत सकते। आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि अंपायर बदलो और अंपायर के ऊपर दबाव लाओ कि वो सारे निर्णय आपके पक्ष में देना शुरू करे। मेरे ख्याल से इस विषय में कल बिहार में जो जितने भी विपक्षी दल हैं वे लोग बिहार के सीईओ मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास गए हैं और उन्होंने एक छोटा सा उनसे सवाल किया है कि आप अगर कह रहे हैं कि 65 लाख मतदाता कट गए तो वो 65 लाख लोगों का नाम दिखा दीजिए, कौन किन किन लोगों का काटा गया। और मेरे ख्याल से एडीआर ने भी जो आज सुप्रीम कोर्ट में जिस विषय में केस डाला है या उस केस में एक नया पिटीशन फाइल किया है, एक नई अर्जी डाली है कि अगर चुनाव आयोग कहता है कि हमने 65 लाख लोगों का नाम काटा है तो वो 65 लाख लोगों का नाम का सूची तो दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो हवा में तो नहीं काट सकते। मेरे ख्याल से आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर नाम की प्रक्रिया को संवैधानिक करके घोषित करने में बहुत मुश्किल आने वाली है अगर खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं पड़ा और ये एसआईआर इसी तरह से हो गया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि चुनाव के दिन जिस दिन भी बिहार में चुनाव होगा उस दिन बिहार में 65 लाख लोग अपना अपना वोटर आईडी कार्ड लेके बाहर सड़क पे निकलेंगे, कहेंगे कि ये रहा मेरा वोटर आईडी कार्ड, पिछले बार मैंने वोट भी डाला था, अभी मैं अंदर जा रहा हूं तो लोग जाने नहीं दे रहे हैं। अब मुझे बताइए कि हर बूथ के बाहर 65 लाख लोग अगर बिना मतलब जिनके पास वोटर कार्ड है और वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं और बिहार में 91,000 बूथ हैं, कुल मिला के बिहार में जो वोट होंगे वो 91,000 बूथ पर होंगे। इसका मतलब है चुनाव के दिन हर बूथ के बाहर 75 लोग खड़े रहेंगे अपना अपना वोटर कार्ड लेके कि मैं अंदर जाना चाह रहा हूं, ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मुझे बताइए कि 4 चुनाव बूथ के अंदर के 4 चुनाव अधिकारी और बूथ के बाहर 3 खड़े पुलिस वाले 7 लोग मिलके एक एक बूथ के बाहर 75 लोगों की क्रुद्ध भीड़ को, घुसाई हुई भीड़ को मैनेज कर पाएंगे क्या? कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा। पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में मीडिया दिखाने लगेगा कि भारत में चुनाव तो होता है लेकिन जनता वोट ही नहीं डालती है, बिना जनता के वोट डाले चुनाव हो जाता है, तो फिर क्या स्थिति रहेगी? तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये विषय अगर सही समय पर इसको नहीं रोका गया तो ये एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू भी हो जाएगा और भारत की पूरी दुनिया में तौहीन होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक साथ 65 लाख लोग एक ही साथ सड़क पर अगर आ गए हों तो न तो किसी देश के पास, न तो किसी राज्य के पास इतनी पुलिस होती है, न तो इतनी मिलिट्री होती है कि 65 लाख लोगों को आप मैनेज कर सकें। वो स्वाभाविक है कि वहां पर फिर लॉ एंड ऑर्डर इशू बन जाता है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये पूरी की पूरी असंवैधानिक भी प्रक्रिया है और असंभव भी। ये असंभव है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप से लेके भगवान राम जी तक सबके पास तो चुनाव आयोग का कार्ड आ गया, बस वो नहीं आया कि 65 लाख लोग जो नागरिक हैं, 65 लाख लोग जो गरीब हैं, 65 लाख लोग जो सामाजिक सीढ़ी में नीचे के पायदान पर हैं, जो आदमी हैं, उनका वोट कट गया, कुत्ते का वोट बन गया, डोनाल्ड ट्रंप का वोट बन गया, भगवान का वोट बन गया। ये अपने आप में बताता है कि ये कितनी बड़ी असंवैधानिक प्रक्रिया है और कितना असंभव काम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये एक तरह से हमें हास्यास्पद लग रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हास्यास्पद है। लोग सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि एसआईआर की इस प्रक्रिया में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये एक लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है और यहाँ पर आप ये देखिए एक चुनावी प्रक्रिया को ही पूरा मजाक बनाकर रख दिया गया है। ये कितना गंभीर मामला है आप समझिए और इससे ये भी समझिए कि नरेंद्र मोदी और जो इनकी सरकार है उसमें किस तरह की ऊहापोह और डर की स्थिति पूरे तौर पर बनी हुई है। लगातार 3-4 दिन से ये खबरें भी सामने आ रही हैं, अलग अलग लोग ये बता रहे हैं कि 5 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है,
5 तारीख चली गई, अब कहा जा रहा है कि 8 तारीख को कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब वो भी देख लेंगे कि 8 तारीख को क्या कुछ बड़ा होगा। क्या फिर जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं उससे हेडलाइंस डाइवर्ट करने का कोई तरीका है, या वाकई में कुछ बड़ी उथल पुथल बीजेपी में होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी में सब कुछ सामान्य तो नहीं लग रहा है। अमरीश जी, आई एम सॉरी, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपसे मेरा सवाल यही कि ये जो पूरी न्याय प्रणाली है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं या रिकमेंडेशन किए जा रहे हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जो तस्वीरें मैंने दिखाई वो भी तस्वीरें ऐसी बेमानी यूं ही तो नहीं होती हैं, कुछ तो वजह होती है। दूसरी बात मेरी कि अब मैं चाहूंगी आप उस पर भी कमेंट करें कि प्रधानमंत्री 7 साल के बाद आखिर चाइना क्यों जा रहे हैं? दोनों चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये जो साठे का मामला है, मेरे ख्याल से अनीता साठे नाम है, राइट? तो ये जो आरती या अनीता साठे, ये जो मामला है, ये आप देखिए, इसकी ये प्लान्ड मूव है, ये कोई भी इसमें तात्कालिकता नहीं, क्योंकि आप टाइमलाइन देखिए, 2023 में ये आरती साठे बीजेपी की प्रवक्ता बनती हैं, 2024 जनवरी में उनको रिजाइन कराया जाता है, वो रिजाइन करती हैं, बीजेपी की मेंबरशिप से भी रिजाइन करती 2024 में, और उसके बाद 2025 में इनको नियुक्ति मिल जाती। अब मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं, जो कुछ आर्टिकल्स छपे थे, अगर आप चाहेंगी तो उनका मैं डेट और वो सब भी दे दूंगा। ये करीब आज से जब 2019 के चुनाव के एक साल पहले, 2018 उस साल जो चुनाव हो रहे थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के, उसके पहले उसमें एक पेपर लीक हुआ था जो आरएसएस का एक माना जाता है कि आरएसएस के वहां से लीक हुआ है, और उसको वो मामला तुरंत दबा दिया गया, और उसका जो एक इश्यू उसको बनना था वो नहीं बन पाया। लेकिन एक पेपर लीक हुआ था जिसमें ये बात सामने आई थी कि आरएसएस ने इस तरीके से बहुत सारे जो बीजेपी के सीनियर जो वेल एस्टैब्लिश्ड सोशल पर्सनालिटीज हैं, उनको जो बीजेपी के प्रवक्ता बनाया गया था आज से 10 साल पहले, जब सोनिया गांधी, जब यूपीए की सरकार थी, तब उनको प्रवक्ता बनाया गया था, या 2014 के बाद उनको 5-6 साल के लिए प्रवक्ता बनाया गया, उनको रिजाइन करा के और उनको ये लोग बड़े बड़े पदों में डाल रहे हैं। और उसमें आप देखिएगा दो चीजें, एक तो कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी बात लेटरल एंट्री, जो लेटरल एंट्री है जिसकी बात सब लोग जानते हैं, अब समझ गए हैं लोग, लेटरल एंट्रीज जो हो रही हैं उसमें भी एक पैटर्न आप देखिएगा कि कितने सारे लोग या तो बीजेपी परिवार से हैं, उनके फादर बीजेपी में रहे हैं, उनका कोई ना कोई रहा है, और या फिर आरएसएस में रहा है, और उनको पहले से ही तैयार करके 1 साल 2 साल पहले से ही उनको, अगर कोई चीज बाधा आ रही है, वो कहीं और नौकरी कर रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो बाधाएं दूर की गई, और उसके बाद एक प्लान तरीके से इनको बैठाया गया। अभी तो क्या है कि आरएसएस पे जो किताबें वगैरह लिखी जाती हैं, ये उसमें अभी ये फिनोमिना तो एक्चुअली अभी किसी ने कवर ही नहीं किया, क्योंकि इसके जो फैक्ट्स हैं ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और इसको समझने के लिए एक पैटर्न एस्टैब्लिश करने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ता है। तो देखिए, आरएसएस ने ये पूरा एक प्लान तरीके से किया है। बीजेपी, अब देखिए क्या है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जगदीप धनखड़ के एपिसोड के बाद एक जो बीजेपी के बहुत लोग, कुछ बड़े नेता भी कहने लगे कि अब जो है बीजेपी से बाहर के जितने भी लोग हैं उनको कोई पद ना दिया जाए। अब ये मौका है कि यही मौका है, वरना अब हाथ से चला जाएगा। अब अगर 2026 में अभी बिहार के चुनाव है, 2026 में चुनाव है, 2027 में अगर अभी ये नहीं किया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा कि जो आरएसएस से कमिटेड लोग हैं, या जिनका कोई ना कोई फेमिलियल रिलेशनशिप है आरएसएस से, उनके पिता का या उनकी माँ का या उनके परिवार का, क्योंकि आरएसएस के साथ तो पूरे के पूरे परिवार रहते हैं, तो उन्हीं लोगों को हम लोग ऐसे पदों पे बैठाएंगे। न केवल जो ये इस तरह के पद है उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो तो चलिए एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है ब्रॉडली, बिकॉज जो सत्ता में पार्टी होती है वो वही सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है उनको इलेक्ट करने में। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस का जो पेनिट्रेशन है उसमें भी हम खालिस आरएसएस के लोगों को हम बैठाएंगे। और एनसीईआरटी में हमने देख लिया कि एनसीईआरटी वाले मामले में किस तरीके से वो किताबें बदली गई हैं, और जिसको लेके अभी तक विवाद थमा नहीं है। तो ये देखिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ है, और इसमें
मैं ये जो प्लान्ड तरीके से हो रही है, इसको अगर एक कंपाइल करके लोगों के बीच लाया जाए तो इससे देखिए एक नया खुलासा हो सकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात देखिए, जो आपने चाइना वाली बात बोल रहे हैं अमरीश जी, अमरीश जी जो आप बोल रहे हैं इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वहां पर भी कैसे आरएसएस और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया की बात करूं, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल रहा है। ये सामने से लोगों ने खुद बातें जो है वो बताई हुई हैं कि प्रोफेसर से लेकर किसी की भी कोई नियुक्ति हो, किसको क्या पद देना है, ये बिना आरएसएस की मर्जी के नहीं हो सकता। जो वहां माथा टेकेगा उसी का ही बंटाधार होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप बीएचयू का हाल देख लीजिए, आप बनारस में एक गांधी इंस्टीट्यूट हुआ करता था, उसका हाल आप देख लीजिए, आप आईसीएसएसआर देख लीजिए, मैं भी उसके गवर्निंग काउंसिल में था जब यूपीए की सरकार थी, उसके आप ये अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए। और ये भी आप देख लीजिए कि जब से ये आरएसएस के लोग आए, इनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं, जो कायदे से अगर देखा जाए तो उनकी जो पीएचडी थीसिस भी है, अगर है तो वो बहुत ही एक लोअर लेवल की है या तो नहीं है। और उनके क्वालिफिकेशन भी कई बार एमए बीए एमए भी चलिए उन्होंने किया हो, अगर तो उसमें बीए किया होगा, एमए बीच में छोड़ दिया होगा। ये सारी बातें जो, और ये इतने बड़े लेवल पे हुई हैं कि उसका कोई ट्रैक रख पाना ही असंभव है। एक जनरल बात आप लोगों के बीच ले जा सकते हैं। तो ये तो सही बात है। देखिए, आरएसएस का पेनिट्रेशन है, सब कुछ है, और उसने पूरा पेनिट्रेशन कर दिया है। लेकिन इसमें एक वही चीज है कि जो 1947 के बाद जो नैरेटिव बनाए गए, जो सेकुलर फोर्सेस ने, लेफ्ट ऑफ सेंटर फोर्सेस ने जो नैरेटिव बनाया, वो इतनी आसानी से ये लोग हटा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि चाहे आप जितना भी, जैसे हिस्ट्री बुक से आप ये हटा दीजिए, मुगलों को हटा दीजिए, आप अकबर को हटा दीजिए, आप इसको हटा दीजिए, आप उसको हटा दीजिए, पॉपुलर साइक में जो चीज चली गई है वो अब हटने वाली नहीं है, आप जितना भी कोशिश कर लीजिए। और ये लोग ये देखिए, अब इनकी इसके बाद देयर इज अ डेड एंड, क्योंकि इसके बाद ये आप क्या करेंगे? ये आप ये तो नहीं कह सकते कि आरएसएस जो है उसी ने भारतीय सभ्यता बनाई, जो मतलब महाभारत और रामायण है वो सब आरएसएस नहीं लिखी है, ये तो नहीं कह सकते। तो अब ये इस तरीके की, मतलब इनका जो लिमिट है वो स्ट्रेच हो चुका है। तो ये देखिए, अब ये बैकलैश भी इनके खिलाफ शुरू हुआ। दूसरी बात देखिए, चाइना वाली बात, वो एक ऐसी बात है जो लंबे समय से मैं बड़े बेताबी से इस चीज का इंतजार कर रहा था कि ये कब होगा। क्योंकि ये जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप की डांट भी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का भारत को अपमानित करना, प्रधानमंत्री को एक तरह से अपमानित करना, और उनको डायरेक्टली भी करना, और पूरे देश को कहना कि इसकी इकोनॉमी खत्म है, यहाँ कुछ है नहीं, सब बेकार। यानी जो वो नरेंद्र मोदी ने, सोचिए अभी जो दिल्ली की सीएम है, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था 3 दिन पहले, वो कह रही थी कि 2014 के पहले भारत सपेरों का देश माना जाता था, 2014 के बाद भारत जो है बड़ा अचानक, मतलब पूरा एक विकसित देश, और नरेंद्र मोदी ने जो काम कर दिया है विदेशों में, उससे आप जहां भी आप जाइए आपके लिए बिल्कुल रेड कार्पेट बिछ जाता है। और ये है रेड कार्पेट की स्थिति कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि तुम्हारा जो कारपेट है वो फटा हुआ है, वो है ही नहीं, वो बिल्कुल मरा हुआ कारपेट है, बिल्कुल बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये जब सारी बातें हो रही तो यहाँ लोग अपना वो ताल ठोक के कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पूरी दुनिया को पता है ट्रंप कौन होते हैं। कहने वाले, अरे यार, वहीं से सारी दुनिया की संस्थाएं संचालित होती हैं। अब ट्रंप ने कह दिया है, अब तुम देख लेना कि तुम्हारी रेटिंग कैसे गिरती है। तुम फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने को बोलते हो, कभी कभी थर्ड भी बोल देते हो, तो अभी तुम देखना तुम्हारी क्या स्थिति होती है, तुमको और नीचे लाया जाएगा रेटिंग में। जब तुम नीचे आओगे तब तुम फिर एक वो कहने लगो कि ये विदेशी ये साजिश है। अब भारत, सोचिए आप कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध होता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, चाइना की खुली मदद पाकिस्तान से होती है, ये मतलब पाकिस्तान को करता है। चाइना के ऊपर एलिगेशन है कि उसने भारत के बहुत सारे एरियाज पर कब्जा किया हुआ है, और चाइना को विलेनाइज भी एक तरह से बीजेपी, आरएसएस या तमाम राइट विंग करता है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, ये है। अब उसी चाइना के पास आपको जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा। आपको जो रशिया इंडिया चाइना रिक करके जो पूरा एक ब्लॉक है, जो कि ब्रिक्स का ही हिस्सा है। अब देखिए, इस समय ट्रंप का पूरा हमला ब्रिक्स पर है, कि वो ब्रिक्स पे हमला कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि डॉलर को सबसे बड़ा चैलेंज ब्रिक्स दे सकता है। ब्रिक्स में को कौन लीड कर रहा है? रशिया और चाइना। अब उसमें ईरान भी आ गया है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, उसमें ब्राजील पहले से है। तो ये जो सारे देश हैं, इनकी पोजीशन देखिए आप, गाजा के सवाल पे ये इजराइल के विरोध में है,
ये जो जो ईरान इजराइल वॉर हुई थी तो ईरान के साथ खड़े थे, ये जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं उसके विरोध में ये सारे के सारे ब्रिक्स के कंट्रीज हैं। अब यहां पर नरेंद्र मोदी को ये समझ में आया कि भाई हम इतना आइसोलेट हो गए हैं, अगर हम चाइना के पास नहीं गए, अच्छा, और चाइना के पास जाने का फिर एक ये क्योंकि सच्चाई नहीं बताई जाएगी, आपको एक स्पिन मिलेगा कि क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के पास जा रहा है इसलिए हम चाइना के पास अब जाना जरूरी। अब देखिए, तो पाकिस्तान अमेरिका के पास जा रहा है इसलिए भारत, देखिए नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा काम किया, कैसे उनकी समझदारी की दाद देनी होगी कि वो चाइना के पास पहुंच गए। ये पूरी ये अब आपको बताया जाएगा। तो ये तो देखिए एक चीज है जो चलेगी, लेकिन अब इसको इग्नोर करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसका कोई मतलब नहीं जो ये स्पिन आते हैं, अब जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार तक में इस तरह के आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये जो स्पिन डॉक्टर्स हैं ये जिस तरीके से उसको घुमाएंगे, नरेंद्र मोदी की महानता बताएंगे, उसका मतलब नहीं। मतलब इस समय यह है कि राष्ट्र के हिसाब से पूरे सिस्टम ने, जिस सिस्टम ने नरेंद्र मोदी को खड़ा किया, आप सोच लीजिए कितना बड़ा चेंज है ये। जिस सिस्टम ने नरेंद्र मोदी को खड़ा किया 2014 से 2019 में जितवाया, 2014 में जितवाया, 2024 में जैसे तैसे सरकार बनवाई और उनको भगवान तक डिक्लेयर कराने में उसी, ये कोई ऐसा नहीं था कि जब वो भगवान अपने को डिक्लेयर करा रहे थे तो नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत उसमें कुछ बात थी, वो होगी व्यक्तिगत, लेकिन उसमें सिस्टम की मंजूरी थी कि हमें एक ऐसा महामानव चाहिए, आने वाले दिनों में हमको ये सब संस्थाएं खत्म करनी है लोकतंत्र वगैरह की, तो एक भगवान चाहिए। खैर वो भगवान नहीं बन पाए। अब वही सिस्टम मजबूर कर रहा है नरेंद्र मोदी को कि जाओ चाइना, और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लाख वो कर लें, उनको जाना ही पड़ेगा। उनको रशिया इंडिया चाहे ये जो रिक है उसके गोद में बैठना होगा। अमेरिका ने उनको लात मार दी है और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है पूरे सिस्टम के सामने। मैं तो चैलेंज करता हूं सिस्टम को, तुम्हारे सामने जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो डिप्लोमेट्स हैं, तुम्हारे सामने कोई विकल्प नहीं है। तुम अपने एड़ी घिस के, तुम्हें इजराइल का विरोध करना होगा, तुम्हें गाजा के पक्ष में खड़ा होगा, तुम्हें हमास का समर्थन करना होगा, तुम्हें रशिया और चाइना के पास जाना होगा। ये पूरी स्थिति बन गई है और आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये हो क्या रहेगा, क्या आप कितना स्पिन कर लीजिए। तो ये देखिए एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, ये टेक्टोनिक शिफ्ट है। ये जो नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हैं, पूरी का पूरा, एक तो उनका जो राष्ट्रवादी कंस्टिट्यूएंसी है वो भरभरा के गिरेगी, और दूसरी तरफ इससे विपक्ष को, अगर विपक्ष ने अच्छी तरह अपने कार्ड्स खेले और इस तरीके से एक एक्सपोज किया उनको कि जो ये पूरा ड्यूअलिज्म है सिस्टम का, तो इसमें विपक्ष को भी बहुत कुछ गेन मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और ऐसे वक्त में जब लगातार राहुल गांधी को लेकर ये बात कहती रही उनको चीन का एजेंट, और अभी देखिए जो टिप्पणी उनको लेकर की गई थी, और इस सब के बीच अगर चाइना हमारा दुश्मन है, उसका नाम लेना गुनाह है इस देश में अगर, तो फिर प्रधानमंत्री एससीओ की समिट को करने के लिए या उसमें शामिल होने के लिए चाइना क्यों जा रहे हैं, वो भी 7 साल के बाद। और ऐसे वक्त में जब अभी अभी खुद एक बार नहीं कई बार ये कहा गया, खुद सेना के अधिकारी की तरफ से कहा गया, जयशंकर ने कहा कि हाँ चाइना ने कैसे पाकिस्तान का साथ दिया और वो पूरे तरीके से उसके हथियार यूज कर रहा था, उसके हर तरीके से उसके सॉफ्टवेयर से लेकर तमाम चीजें वो इस्तेमाल कर रहा था, और उसके फौरन बाद चाइना के किसी स्टैंड में किसी तरह का कोई फर्क नहीं, वो अभी भी आई लव यू पाकिस्तान बोल रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि ये शिफ्ट जो है वो किस तरह से नजर आ रहा है कि 7 साल के बाद प्रधानमंत्री जा रहे हैं। एक और खबर जो मैं यहाँ पर रखना चाह रही हूँ, जो गौतम अडानी हैं, उन्होंने अपने जो पोर्ट्स के जो उनकी जो कंपनी है उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की जिम्मेदारी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये एक बड़ा तौर पर इसको देखा जा रहा है कि आखिर गौतम अडानी ने ये इस तरह से इस्तीफा क्यों दिया है और इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये भी जो है महत्वपूर्ण बात है। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन सिद्धार्थ जी आपका मैं कमेंट चाहूंगी, आई होप आपके वेदर ठीक है। मैं आपसे कमेंट चाहूंगी कि चाइना जो मोदी जी जा रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक हो गया है, क्या सब कुछ बदल गया है, क्या चाइना ने अपना पूरा स्टैंड पाकिस्तान को लेकर बदल लिया है, ऐसा क्या बदला है कि 7 साल के बाद मोदी जी जा रहे हैं?
अभी 24 घंटा 48 घंटा पहले तो पूरा भाजपा इकोसिस्टम बोल रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की औकात नहीं थी लड़ने की। वो तो चाइना ने JF-10 हवाई जहाज दे दिया, PL-15 मिसाइल दे दी, उन्होंने उनका 8-8 क्या कहते हैं सैटेलाइट दे दिया। चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। तो जिस चाइना ने पाकिस्तान की मदद की उसके यहाँ भारत के प्रधान जी जाएंगे, इसमें मुझे शंका है। इस सूचना को, इस न्यूज को, इस समाचार को फिर से हमें वेरीफाई करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई भी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री होगा। तो जो कल कह रहा था कि पाकिस्तान को रशिया, ये क्या कहते हैं, चाइना मदद कर रहा था लड़ने में, वो क्यों जाएगा भाई उससे मिलने? वो तो दुश्मन है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं और तो आपके तो अमरीश जी कह रहे हैं इस तरह की समाचार आ गया है, तो इसका एक ही कारण बनता है। देखिए, आपके मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा आपके पीछे पड़ जाए ना हाथ धो के, तो आपके पास 3 ही विकल्प बचते हैं। एक विकल्प ये बचता है कि आप अपना घर छोड़ के भाग जाइए, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि वो पीछे पड़ा रहेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं आपको। दूसरा तरीका ये होता है कि अरे गुंडा आ रहा है तो ठीक है, हम भी लड़ेंगे उसके साथ, जो होगा तो देखा जाएगा। और तीसरा एक विकल्प बचता है कि उस गुंडे का कोई दुश्मन दूसरा गुंडा होगा ना, उसके साथ मैं अपनी दोस्ती कर दूं और वो दोनों गुंडों को लड़ा दूं। तो भारत के साथ दिक्कत ये हो गई है कि जब से ट्रंप साहब हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, इसमें जो गुंडे आपके पीछे पड़े हुए हैं वो ट्रंप साहब हैं। तो ट्रंप साहब आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपके पास एक तरीका था, पहले आपने सोचा कि चलो वो जितना भी बोलेंगे हम चुप होके सुनते रहेंगे, हम बिल्ली की तरह आंख बंद करके दूध पीते रहेंगे, शुतुरमुर्ग की तरह हम बालू में अपना गर्दन घुसा लेंगे और सुनेंगे ही नहीं। लेकिन अब ट्रंप साहब हैं, वो तो छोड़ नहीं रहे हैं। वो तो 28 बार हो गया, 26 बार हो गया, 36 बार हो गया, अब तो कह रहे हैं कि मैं टैरिफ भी, एक्स्ट्रा टैरिफ आपके ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा। तो ये जो पहला विकल्प भारत के प्रधान जी ने चुना कि गुंडा आपके पीछे पड़ जाए तो आप अपना घर छोड़ के भाग जाइए, वो काम नहीं किया। अब दूसरा विकल्प ये है कि उसके साथ टक्कर लेना है। तो अब मुझे बताइए उसके साथ टक्कर कैसे लेंगे? क्योंकि उसके साथ टक्कर लेने का मतलब अभी तो कल तो जब वो बैट्समैन उधर से तो बैटिंग करता, उधर से तो बॉलिंग करता है उनका कैप्टन, इधर से आप उतार देते हो नाइट वॉचमैन, इसका मतलब आपका कैप्टन बैटिंग करने से डर रहा है। उधर ट्रंप धमकी देते हैं, देने वाला ट्रंप है, ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं, उसका जवाब भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, उसका जवाब आप अपने विदेश मंत्रालय के किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवा रहे हैं। मतलब उधर से कैप्टन बॉलिंग कर रहा है, आप इधर से नाइट वॉचमैन को भेज रहे हो, इसका मतलब कैप्टन डरा हुआ है क्या बैटिंग करने के लिए? तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि वो उनसे टक्कर लेने में उनको संकोच है, क्योंकि टक्कर लेने का मतलब है कि अगले दिन अडानी को सीधा सीधा उठा लिया जाएगा और अमेरिका में उनके ऊपर केस होगा। और अडानी के ऊपर केस हो गया तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। आपको पता है कि ये अडानी वही हैं जो कि प्रधान जी के साथ ग्रीस भी जाते हैं, प्रधान जी के साथ बांग्लादेश भी जाते हैं, प्रधान जी के साथ केनिया भी जाते हैं, प्रधान जी के साथ श्रीलंका भी जाते हैं, और प्रधान जी वहां से वापस आने के बाद वहां पर उनको ठेका मिल जाता है। तो ये जो वहां पर अडानी अगर फंस गए और अमेरिका में फंस गए, तो वो एक फंसने के बाद वो कौन कौन से कहानियां बताएंगे, किस किस तरह का उपन्यास वहां लिखेंगे, वो उस उपन्यास में कौन कौन चरित्र होंगे, कितना बड़ा स्कैंडल होगा, कितना बड़ा गॉसिप होगा, ये पता नहीं है। इसीलिए ये टक्कर भी नहीं ले पा रहे हैं प्रधान जी हमारे अमेरिका से। इसीलिए अब तीसरा रास्ता अपनाया है कि अमेरिका का रूस इसके साथ, चाइना के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है ना, तो चलो चाइना के साथ हम दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन इसमें आप समझ के रखिए कि चाइना भारत का दोस्त जब है ही नहीं, तो आप उसके साथ दोस्ती करोगे तो ये तो सांप को अपने आस्तीन में पालने जैसा है। सांप को, शेर के डर से आप सांप को आकर आस्तीन में पालिएगा। आपके पीछे शेर पड़ा है, शेर से डर गए, शेर को हड़काने के लिए आपने सांप को आस्तीन में रख लिया। अब पहले तो शेर दूर था, अब सांप जो है वो आपके आस्तीन में ज्यादा नजदीक हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये बुरी तरह से ये पूरा का पूरा ना बीजेपी के इकोसिस्टम ने अपने आप को विश्व गुरु साबित करने के चक्कर में ऐसा आगे कुआं है और पीछे खाई है, और ट्रंप साहब ने प्रधान जी की शामत लाई है। इतनी ही बात है, आगे कुआं है पीछे खाई है, और ट्रंप साहब ने प्रधान जी की शामत लाई है। इस तरह की स्थिति आ गई है। अब किंग का, इसको संस्कृत में कहा जाता है किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ऐसे फंस गए हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी कीजिएगा तो आप फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वक्त की कमी है और अमरीश जी के पास मैं जाऊंगी लास्ट कमेंट के लिए। अमरीश जी, फिर ट्रंप क्या करेंगे इसमें? ट्रंप तो रशिया से आप कारोबार कर रहे हैं, उस पर भी आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर कितना टैरिफ जो है मैं और लगा दूंगा, और हर रोज कुछ ना कुछ नई बात वो कहते हैं। अब तो चाइना में जा रहे हैं मोदी जी, तो फिर अब ट्रंप क्या करेंगे? और इसमें फिर जो दोस्त हैं अडानी, उनका क्या होने जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, अडानी को अपनी सारी बिजनेस मेरे ख्याल से चाइना शिफ्ट करनी पड़ेगी। उनको वहां जाके मतलब
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आगे उनको सरेंडर होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये लोग तो यहाँ पर एंटी कम्युनिस्ट लाइन लेते हैं बीजेपी वाले, लेकिन इनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। तो अब ये जो देखिए पूरी स्थिति है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ये जानता है भारत को इस तरह से उसने दबाया, वो भारत चाइना भागेगा, चाइना भी भाग के क्योंकि देखिए चाइना का स्टैंड क्लियर है। चाइना ने भारत को जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, तो आपको याद होगा उसी 5 अगस्त 2019 को हटाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके कुछ ही महीने बाद चाइनीज प्रीमियर यहाँ आए थे और उनकी सीधे प्रधानमंत्री से बात हुई थी। उन्होंने ये कह दिया था कि आप देखो पाकिस्तान जो है वो केवल पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के साथ जो भी डिस्प्यूट है उसको आप रिजॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर हम चाइना और पाकिस्तान एक तरह से एक हो गए इस मामले में कि भाई हमको एक बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई लड़नी, जो भी चाइना का कैलकुलेशन उसकी एनालिसिस भी नहीं हो रही, तो उसमें हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें देखिए जो चाइना ने ये साफ कर दिया था कि भाई आप पाकिस्तान के साथ एक रिश्ता बनाइए, बाकी जो सारे मसले हैं, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो टेररिज्म का हो, इसका हो, उसको एक मिल बैठ के सॉल्व कर लिया जाएगा, ऐसा इंडिकेशन दिया था। अब उस चीज, और ये इस पर प्रवीण स्वामी भी बोल चुके हैं, अब उस चीज पे ये मोदी माने नहीं। उस समय दूसरी हेकड़ी थी, उस समय ये था कि हम ये कर देंगे, उस समय इजराइल का सपोर्ट था, किसी को क्या पता था 7 अक्टूबर। देखिए आप ये समझ लीजिए बीजेपी का अमेरिका से ज्यादा इजराइल का सपोर्ट था, और इजराइल क्योंकि बहुत मजबूत था 7 अक्टूबर 2023 के पहले, वो मजबूत एक राष्ट्र था, और वो उसके सपोर्ट को ये लोग सब होल सोल मानते थे। ये लोग ये मानते थे, बीजेपी की साइकी में बता रहा हूं, ये लोग ये मानते थे कि इजराइल के सपोर्ट के बाद अब हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इजराइल तो अमेरिका तो इजराइल का गुलाम है, मतलब यूएस लॉबी का। तो जो नेतन्याहू कहेंगे वो, चाहे उस समय बाइडेन थे तो बाइडेन को वो करना होगा, और अभी ट्रंप है, खैर ट्रंप का इन्होंने सोचा नहीं था ट्रंप आ जाएंगे, लेकिन इनका ये है कि इजराइल जो है सारा हमारा काम संभाल देगा। अब आप सोचिए इजराइल 7 अक्टूबर 2023 के बाद आज इजराइल दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अछूत बना हुआ है। सब लोग जानते हैं कि इजराइल इट इज अ पारिया स्टेट। सब लोग कह रहे हैं कि मतलब ये जैसे होता ना वो जो कुत्ता जिसको कोई छूता नहीं, वो वाली स्थिति हो गई, और खुद इजरायली कह रहे हैं कि वी हैव बिकम अ पारिया स्टेट। अब यहाँ जो पूरी स्थिति है, जब ये स्थिति इनको इम्कान नहीं था कि ऐसा होगा, अब जब ऐसा हो गया और उसके बाद ट्रंप ने भी देख लिया कि नेतन्याहू अब हम पे प्रेशर नहीं डाल सकता इंडिया के मामले में, खुद मदद मांग सकता है वो हम देंगे, लेकिन और मामलों में अब नेतन्याहू का कोई नैतिक बल नहीं रह गया कि वो इंडिया के लिए कुछ मांगे या कुछ बोले। तो ट्रंप ने वहां शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रंप को पता था, ट्रंप बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था कि ये जो टैरिफ है, ये आज की बात नहीं है, पिछले जो ट्रंप का फर्स्ट टर्म था जिसमें कहा जाता है कि मोदी की बहुत भी ट्रंप कंप्लेन करता था अलग तरह से कि हार्ले डेविडसन वगैरह का बहुत मामला फेमस है इसमें, और उसने खुल के कहा था 2018 में। उसके बाद जो है देखिए कि अब जो है ट्रंप समझ गया, उसने चाप दिया, और ये जो नरेंद्र मोदी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये उन लोगों की हार है जो ये सोचते हैं कि राजनीति उनके घर की बकौती है, जो ये सोचते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसे विश्व की राजनीति चलेगी। अरे तुम जैसा चाहोगे उस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चल रही, तो विश्व की राजनीति कैसे चल रही? तुम्हें हर एक मुकाम पे तुम फॉरेन पॉलिसी अपनी पैलेस्टाइन को लेकर चेंज नहीं कर पाए, तुम अभी चाइना के साथ मिलने जा रहे हो, तुम्हें सब कुछ वही करना पड़ रहा है जो एक कांग्रेस रिजीम करती थी, तो बात ही खत्म हो गई। फिर क्या, तो फिर किस बात की बहस है? तो तुम्हें क्यों लाया? ये सवाल, ये देखिए एक दिमाग। जी आई एम सॉरी जी, आपको रोकना पड़ रहा है मुझे क्योंकि वक्त की बहुत कमी, ऑलरेडी टाइम जो है वो एक्सीड हो गया है। तो अब यहाँ को मैं कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी, लेकिन जाहिर सी बात है साफ तौर पर दिख रहा है कि चारों तरफ से नरेंद्र मोदी जो है वो घिरे हुए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखें या फिर जिस तरह से ट्रंप उनको धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, और अब जो वो चाइना जा रहे हैं, तो फिर देश की राजनीति कैसे बदलेगी और किस तरह का उन पर विपक्ष अटैक करता हुआ नजर आएगा या उनके सपोर्टर्स क्या सवाल पूछेंगे, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हेडलाइंस मैनेजमेंट का जो खेल है वो अब देखिएगा किस जबरदस्त तरीके से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।